नमस्कार, इंडिया न्यूज देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं अभिषेक पांडे। इस बुलेटिन की शुरुआत अहम खबरों से। खबर अमेरिका भारत से जुड़ी हुई, जहां भारत को दुनिया का सबसे महंगा फाइटर जेट F-35 क्यों बेचना चाहता है, जो 5 साल में 9 बार क्रैश हो चुका है। इसकी औसतन कीमत $82 मिलियन से $120 मिलियन है, यानी कि करीब 715 करोड़ रुपए से 1000 करोड़ रुपए के बीच। फिर ऐसी क्या वजह है कि ट्रंप भारत पर इस फाइटर जेट को खरीदने का दबाव बना रहा है। खूबियां तो खूब जान ली इस फाइटर जेट की, आज खामियों की बात करते हैं। आपको पता है कि F-35 को ऑपरेट करने के लिए हर घंटे 31 लाख रुपए खर्च आएगा। सालाना 53 करोड़ रुपए मेंटेनेंस के जाएंगे। जानकार बताते हैं कि ड्रोन टेक्नोलॉजी के आगे फाइटर जेट पुराना लग रहा है, लेकिन भारत को 5वीं पीढ़ी का फाइटर जेट खरीदना है। ऐसे क्या जल्दबाजी में ट्रंप की बात मान लेनी चाहिए, यह एक बड़ा सवाल उठता हुआ नजर आ रहा है। तो F-35 सौदे को लेकर लगातार कई सारे सवाल अब उठने लगे हैं। जहां एक और जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिका के दौरे पर थे और जब भारत में ये लोगों को पता चला कि भारत F-35 विमान का सौदा अमेरिका से कर रहा है, रक्षा डील कर रहा है, तो ऐसे में जो पड़ोसी मुल्क हैं वो भी कहीं ना कहीं डरे सहमे नजर आए कि भारत के पास 5वीं पीढ़ी का लड़ाकू विमान होगा और F-35 भारत के पास होगा और भारत की सीमाएं और भी ज़्यादा मजबूत हो जाएंगी। लेकिन आज जिस तरीके से हम बात कर रहे हैं अमेरिकी साजिश को लेकर, ये कई सारे बड़े सवाल खड़े करते नजर आ रही है। जिस तरीके से F-35 का मुद्दा जब निकलकर सामने आया, चर्चा का विषय बना, तो कई सारी बातें भी निकलकर सामने आई हैं। हमारी टीम ने जब F-35 को लेकर रिसर्च की तो कई सारी चीज़ें निकलकर सामने आई। जिस तरीके से हमने बताया कि कई F-35 विमान क्रैश हुए, तो वहीं दूसरी ओर अमेरिकी साजिश को भी लेकर बात सामने आई कि आखिर ऐसी जल्दबाजी क्यों की जा रही है, आखिर भारत को F-35 विमान जल्दबाजी में क्यों बेचा जा रहा है। और हमारी रिसर्च में यह भी सामने आया कि इस प्लेन के मेंटेनेंस में सालाना 53 करोड़ रुपए खर्च होंगे। जी हाँ, प्रति वर्ष 53 करोड़ रुपए केवल और केवल मेंटेनेंस में खर्च होंगे। इस लड़ाकू विमान के रख रखाव में, इसके कलपुर्जों की मरम्मत को लेकर बात की जाए तो कुल मिलाकर करीब 53 करोड़ रुपए की जो खर्च है वो केवल इस प्लेन के, इस लड़ाकू विमान के रख रखाव में आने वाली है। इसी विषय पर बातचीत करने के लिए कुछ एक्सपर्ट्स हमारे साथ जुड़े हैं। हमारे साथ कर्नल रिटायर्ड JS सोडी साहब जुड़े हैं, डिफेंस एक्सपर्ट हैं, और हमारे साथ रिटायर्ड कर्नल TP त्यागी जी जुड़े हैं, डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर। आप दोनों मेहमानों का बहुत स्वागत है सर। और सबसे पहले मैं त्यागी जी आपका रुख करना चाहूँगा। आप TP त्यागी जी, जिस तरीके से ये सौदा हुआ और जैसे ही सौदे की खबर निकलकर सामने आई थी, तो देश में कहीं ना कहीं लोग जो है आत्मविश्वास के साथ देख रहे थे। लोगों में खुशी देखने को मिली कि भारत की सीमाएं और भी ज्यादा मजबूत होंगी। दूसरी ओर अगर पड़ोसियों को लेकर बात करें तो पड़ोसी डरे सहमे नजर आए कि 5वीं स्टेज का जो लड़ाकू विमान है वो भारत के पास आ जाएगा। लेकिन अब जिस तरीके से साजिश जैसी बात निकलकर सामने आ रही है, किस तरीके से देख रहे हैं आप इसे? मैं इस साजिश के साथ सहमत हूं। जी यानी कि F-35 कॉम्बैट एयरक्राफ्ट को हमारी राय में नहीं खरीदना चाहिए। जी मैं इसको एनालाइज करता हूं वन बाय वन। सबसे पहली बात जो आपने भी जिक्र की कि जब से ये एयरक्राफ्ट बना है अब तक 30 से ज्यादा बार ये क्रैश हो चुका है, लिहाजा ये कहना कि ये अल्टीमेट है, जी गलत। दूसरी बात जो आपने भी जिक्र की कि इसकी जो कीमत है वो करीब 900 करोड़ रुपए से प्लस माइनस कर लीजिए, प्लस 50 करोड़ से ज्यादा इसका मेंटेनेंस, जी प्लस अगर 3 घंटे ये उड़ान भरता है तो उस उड़ान में इसका खर्चा 1 करोड़ रुपए। जी यानी कि अगर महीने में 30 दिन उड़ान बढ़ी तो 30 करोड़ रुपए उसके और एक्स्ट्रा, तो ये कॉस्टली बहुत है। और एक और बात, जो F-35 है ये इसमें सब, इसको जो बनाया गया था, इसकी जो खूबी थी वो थी एयर टू सरफेस, यानी कि ग्राउंड के टारगेट्स को तबाह करने की। जी ग्राउंड के टारगेट्स को तबाह करने के लिए आज की तारीख में मॉडर्न वारफेयर में एयरक्राफ्ट से ज्यादा ड्रोन्स जो है वो अच्छे साबित हो रहे हैं। और यही कारण है जी कि एलन मस्क ने, जो डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट एफिशिएंसी के हेड है अमेरिका में, खुद ट्रंप ने बनाया है, वो ये कहते हैं कि ये कबाड़ है, इसकी जगह तो जो पैसा है वो जी ड्रोन बनाने के ऊपर खर्च किया जाना चाहिए। तो और फिर ये कहना कि साहब चाइना और पाकिस्तान इससे डर गए हैं, वो तो डरेंगे अगर SU-57 मिलेंगे। SU-57 की खासियत ये है कि
इसके मुकाबले आधी तो कीमत का है, आधे से भी कम कीमत का है। और सबसे बड़ी खासियत ये है कि वो एयर सुपीरियरिटी के लिए बनाया गया था, यानी कि जैसे F-35 एयर टू सरफेस सुपीरियरिटी के लिए है, वो एयर टू एयर सुपीरियरिटी के लिए है। हमें एयरक्राफ्ट की जरूरत अब ज्यादा ग्राउंड टारगेट्स को डेमोलिश करने की नहीं है, बल्कि एयर टू एयर सुपीरियरिटी बनाने की है। तो इन माय ओपिनियन Su-57 विल प्रूव फार बेटर, क्योंकि दोनों में स्टेल्थ कंडीशन तो करीब करीब एक जैसी हैं, F-35 में भी और Su-57 में भी। और लास्ट पॉइंट ये है सर जी कि अमेरिका इज अनरिलायबल। जी आप कुछ भी कहते रहिए, अमेरिका इज अनरिलायबल। छोड़ दिया ना अचानक यूक्रेन का साथ, जी छोड़ दिया ना अचानक नेटो का साथ, यानी कि आप इसका जितना पुराना देखें, और हमारे साथ ही कौन सा साथ दिया था। जी ऐसे समय में एक देश सामने आता है जिसका शुरू से लेके आज तक का ट्रैक रिकॉर्ड है कि उसने हमारे साथ में एक जैसा मेंटेन किया। क्या कारण है कि जी श्रीमान ट्रम्प जी हमको F-35 दे रहे हैं, बिल्कुल और इसके बावजूद कि हमने S-400 खरीदा, यही बिल्कुल बिल्कुल कंडीशन त्यागी कर साहब, दी है ये एक ताकि। बड़ा सवाल उठता चला जा रहा है कि आखिर ऐसा क्या कारण है कि भारत को ये F-35 विमान जो है दिया जा रहा है। जे सोडी साहब करूंगा मैं। सोडी साहब, जिस तरीके से रूस यूक्रेन जंग को हमने देखा, इस जंग में एक चीज हमें देखने को मिली काफी, जो पूरे विश्व में एक मैसेज देकर सामने आई है कि जो लड़ाकू विमान है वो जंग में फेल नजर आए। और अगर बात ड्रोन टेक्नोलॉजी को लेकर की जाए तो ड्रोन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल काफ़ी ज़्यादा देखने को मिला। और ड्रोन टेक्नोलॉजी के माध्यम से कैजुअलिटी को लेकर बात करें, अपने खेमे की, वो भी कम देखने को मिली। लेकिन इस ड्रोन टेक्नोलॉजी के समय में इस तरीके से F-35 विमान को लेकर डील करना, जो कि दुनिया का सबसे महंगा विमान माना जाता है, यानी कि दुनिया के सबसे महंगे लड़ाकू विमानों में से एक माना जाता है। जय हिंद अभिषेक जी। ये मेरा सौभाग्य कि मैं आपके न्यूज चैनल विख्यात को पैनलिस्ट के साथ हूं। रूस यूक्रेन जंग में लड़ाकू विमान असफल नहीं हुए। जी उनका शुरू के कुछ महीने में रूस ने इस्तेमाल ही नहीं किया। जी जब 3 साल पहले रूस यूक्रेन जंग शुरू हुई, तब रूसी वायुसेना के पास 1598 लड़ाकू विमान थे और यूक्रेन की वायुसेना के पास सिर्फ 90 लड़ाकू विमान थे। जी लेकिन तब भी रूस ने लड़ाकू विमानों का इस्तेमाल नहीं किया, क्योंकि उसे लगा कि वो जंग 7 से 10 दिन में जीत जाएगा। बाद में उन्होंने इस्तेमाल करना शुरू किया, और उसके बाद फिर हमने देखा कि आज की तारीख में रूस का यूक्रेन की 18.2% जमीन पे पूरा कब्जा है। दूसरी बात अभिषेक जी, पिछले साल 5 नवंबर को जब डोनाल्ड ट्रंप अमेरिकी चुनाव जीते, भारत में बड़ी खुशी की लहर हुई। बड़े लोगों ने टीवी पे आके बड़ी बड़ी बातें कही कि अब डोनाल्ड ट्रंप भारत के लिए एक मसीहा हैं, बांग्लादेश को डंडा मारेंगे, भारत के लिए वो करेंगे, ये करेंगे। मैंने तब भी आपके चैनल पर, कई टीवी चैनल पे कहा था, डोनाल्ड ट्रंप एक व्यवसायी हैं। अपने दूसरे कार्यकाल में उन्हें किसी देश के लिए प्रेम नहीं होगा। वो सिर्फ और सिर्फ अमेरिका का उसमें वो मतलब देखेंगे। और ये वही हुआ। अब जब प्रधानमंत्री मोदी जी अमेरिका की यात्रा पे गए, डोनाल्ड ट्रंप ने साफ शब्दों में कहा कि आप हमारा तेल खरीदिए, गैस खरीदिए, हमारे F-35 लड़ाकू विमान खरीदिए, आपके टैरिफ ज्यादा हैं, हम भी रेसिप्रोकल टैरिफ लगाएंगे। यानी कि पूरे, अगर एक लाइन में कहा जाए, डोनाल्ड ट्रंप ने पूरा अमेरिका को बेचने के जी लिए, बेचना इन द सेंस अमेरिका की बनी हुई चीजों को बेचने के लिए इस ट्रिप का पूरा इस्तेमाल किया। देखिए अभिषेक जी, हकीकत यह है कि डोनाल्ड ट्रंप किसी देश के नहीं है, किसी सके नहीं है। वो एक व्यवसायिक बिजनेसमैन है, और वो जानते हैं कि मीठी बातें करके अपनी चीजें कैसे बेचना है। वो दुनिया के सबसे अच्छे सेल्समैन है। जहां तक वायुसेना की बात है, F-35 की, वायुसेना किसी के दबाव में नहीं आई। वायुसेना का ग्लोबल टेंडर निकला है। जो भी पैरामीटर्स उनके क्यूआर में फिट करेगा, जिसे फौज में जीएस क्यूआर कहते हैं, एयरफोर्स में AQR कहते हैं, एयर जी क्वालिटेटिव रिक्वायरमेंट्स, जो भी AQR में फिट होगा, उसी के मुताबिक वायुसेना वो लड़ाकू विमान खरीदेगी। हमने पहले भी देखा है, कई देशों ने लॉबिंग की है, कई बड़ी बड़ी कंपनियों के मुखिया यहाँ कई साल बैठे रहे हैं, लेकिन वायुसेना पे कोई दबाव नहीं होता है। वायुसेना अपना जो कार्य पूरी एक इंडिपेंडेंट तौर पे करती है, और अगर वो देखेगी कि F-35 अच्छा है या Su-57 अच्छा है, वो उसी हवाई जहाज पे जाएगी। जी लेकिन जो भी आंकड़े सामने हैं पब्लिक डोमेन में, जैसे आपने भी बताया, जैसे कल त्यागी साहब ने भी बड़ी अच्छी तरह समझाया, जो पब्लिक डोमेन में जी जो डाटा है, तो क्लियरली जो इंक्लिनेशन है वो Su-57 की तरफ है, क्योंकि F-35 बहुत महंगा भी है। 5 साल पहले यही एलन मस्क
जब डोनाल्ड ट्रंप के साथ नहीं थे, उन्होंने ट्वीट किया था कि F-35 बिल्कुल ही एक निकम्मा हवाई जहाज है, इतना क्यों पैसा खर्च किया जा रहा है। आज वो सरकार का हिस्सा है तो दूसरा गुण गा रहे हैं। यानी कि डोनाल्ड डोनाल्ड ट्रंप की तरह एलोन मस्क भी एक व्यापारी हैं, अब एक राजनेता हैं। तो देखिए, जहां तक वायुसेना की बात है, वायुसेना अपना पूरा प्रोज एंड कॉन्स देखेगी, पूरी जी, टेक्निकल टैक्टिकल इवैल्यूएशन करेगी और तभी कोई लड़ाकू विमान खरीदेगी, चाहे वो मेग हो, चाहे वो रफाल हो, चाहे वो बिल्कुल। एसयू हो, चाहे वो F-35 हो। बिल्कुल सोडी साहब। त्यागी जी, जिस तरीके से सोडी जी ने भी जिक्र किया, इस वक्त रूस की 5वीं जनरेशन का जो SU-57 है, उसकी चर्चाएं बड़ी ज्यादा हो रही हैं। अगर SU-57 को कंपेयर किया जाए F-35 से, तो किस तरीके से कंपैरिजन होगा ये? क्या ये कंपैरिजन करना ठीक होगा? क्योंकि लगातार ये भी कहा जा रहा है कि SU-57 जो है वो कीमत में F-35 से आधे से कम है। जी हाँ, जी हाँ, वो 350 करोड़ से भी कम है जी, और ये 700 करोड़ से 900 करोड़ तक है। जी, एक बात। दूसरी बात, मैंने जो एक स्पेशल बात बताई कि F-35 को डिजाइन किया गया था ग्राउंड टारगेट्स को डेमोलिश करने में, यानी कि एयर टू सरफेस उसकी स्पेशलिटी है। SU-57 को डिजाइन किया गया था और है एयर सुपीरियरिटी मेंटेन करने में, यानी कि एयर टू एयर अटैक करने में, यानी कि डॉग फाइट में। अभी हमको हिंदुस्तान में आवश्यकता ग्राउंड टारगेट्स को जब डेमोलिश करने की पड़ेगी तो उसमें एयरक्राफ्ट से ज्यादा हमें मामूली कीमत पे बनने वाले इफेक्टिव ड्रोन की जरूरत होगी। तो वो ड्रोन ज्यादा काम करेंगे एज कंपेयर टू एयरक्राफ्ट। हाँ, लेकिन अगर चाइना या पाकिस्तान के एयरक्राफ्ट हवा में आते हैं तो उनसे मैच करने के लिए हमें एयर सुपीरियरिटी की जरूरत होगी। यानी टेक्निकली SU-57 is more favorable to the requirements of India. अब SU-57 भी स्टेल्थ एयरक्राफ्ट है, F-35 भी है। F-35 की स्टेल्थ कैपेबिलिटी SU-57 से थोड़ी सी ज्यादा है, ये हम मान लेते हैं। लेकिन SU-57 की जो अदर पैरामीटर्स हैं वो F-35 के करीब करीब बराबर उतरते हैं। तो ऐसे समय में जब मेंटेनेंस अफोर्डेबल हो, जब उसका ऑपरेशन अफोर्डेबल हो, जब टेक्निकल रिक्वायरमेंट अफोर्डेबल हो और जब उसकी कॉस्ट अफोर्डेबल हो, और फिर वो उस देश से लिया जा रहा है जिस देश के अंदर हमारा शुरू से विश्वास रहा है। मैं जनरल सोडी साहब की बातों से बड़ा सहमत हूँ, लेकिन एक बात से मैं कहना चाहता हूँ कि जो ये डोनाल्ड ट्रंप के बारे में अभी कह रहे थे कि वो केवल अपना देखते हैं, केवल अपना देखते हैं। सर क्यों ना देखें, हम ना देखें क्या? अपना हमारे लिए, अगर उनके लिए अमेरिका फर्स्ट है तो हमारे लिए भी हिंदुस्तान फर्स्ट है। हमारी गलती ही ये रही है, हमारी गलती ये रही है कि हम तो सहनशीलता के चक्कर में हमने न्याय से ऊपर हमें कर्म को रखना चाहिए था, हमें शक्ति को रखना चाहिए था विचारों के ऊपर। लेकिन हम वो न्याय की बात करते रहे, सहनशीलता की बात करते रहे, और इसी वजह से हमारे ऊपर आक्रमण भी हुए। इसी वजह से ये जी, पाकिस्तान और चाइना आज आंख दिखाते हैं। अन्यथा हम अगर इंडिया फर्स्ट के हिसाब से चले तो सीधे सीधे हम कहेंगे SU-57 शुड बी टेकन। और जहां तक बात बची इस बात की कि ट्रम्प साहब कह रहे हैं साहब जो बैलेंस ऑफ ट्रेड है वो इंडिया के फेवर में है, चलो ठीक है, हम आपसे तेल और गैस खरीद लेंगे, हम आपसे MQ-9 रीपर ड्रोन खरीद लेंगे और चीजें खरीद लेंगे, लेकिन इतना महंगा F-35 नहीं खरीदेंगे। जी, बिल्कुल, बिल्कुल त्यागी साहब, ज़ाहिर तौर पर जिस तरीके से लगातार SU-57 को लेकर चर्चाएँ इस वक्त चल रही हैं और लगातार ये कहा जा रहा है कि ये बेहतर विकल्प है। सोढी साहब, लेकिन इस बीच एक चर्चा ये भी लगातार चल रही है कि जिस तरीके से भारत में अगर DRDO को लेकर बात करें तो इस वक्त DRDO काफ़ी ज़्यादा तरक्की कर रहा है और भारत जहां कुछ साल पहले तक केवल दूसरे देशों से जो रक्षा उपकरण है वो खरीदा करता था, अब एक्सपोर्ट भी कर रहा है, बेच भी रहा है। ऐसे में भारत खुद भी जेट्स बना रहा है। तो क्या जो भारतीय टेक्नोलॉजी है उस पर भरोसा नहीं किया जा सकता? सोढी साहब। अभिषेक जी, आपके सवाल का जवाब देने से पहले एक छोटी टिप्पणी करना चाहूंगा। जी, देखिए, SU-57 और F-35 में सबसे बड़ा जो अंतर है वो ये कि रूस हमें ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी देने के लिए तैयार है, अमेरिका हमें यस। ट्रांसफर टेक्नोलॉजी देने के लिए तैयार है। और ये जो ट्रांसफर टेक्नोलॉजी है इसकी सबसे अहम भूमिका आएगी, क्योंकि कल जब भी युद्ध होगा, जो आंकलन है 2035 में टू फ्रंट वॉर होगी भारत में, अगर अमेरिका हमें टेक्नोलॉजी नहीं देगा
तो हम पूरी तरह अमेरिका पे निर्भर रहेंगे F-35 के लिए। लेकिन रूस अगर हमें Su-57 के लिए पूरी टेक्नोलॉजी दे रहा है, हम पूरी तरह से उसको पिन से लेके उसके कॉकपिट तक हम बना पाएंगे। अब अभिषेक जी, मैं आपके मुख्य सवाल पे आता हूं। देखिए, चाहे डीआरडीओ हो, चाहे हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड हो, जी उनकी जो प्रोग्रेस है वो बहुत कम है। जी हम आत्मनिर्भर भारत मेक इन डिफेंस में सफल हुए हैं, लेकिन हमारे पास टेक्नोलॉजी नहीं है। जी हम असेंबल कर रहे हैं। हमारा जो मेन वो है, उसका जो आउटपुट है वो है असेंबली का। जी टेक्नोलॉजी हमें कोई देश ने आज तक नहीं दी है, और यही कारण है कि आप देखेंगे कि जब तक हमारे देश में डॉक्टरेट्स या पीएचडी इन स्टेम, साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, मैथमेटिक्स ना हो, जी हमारी अपनी टेक्नोलॉजी बहुत आस्ते स्पीड से डेवलप होगी। मेरे को 2 मिनट देना प्लीज। बिल्कुल बिल्कुल देखिए, 2019 के आखिरी आंकड़े हैं पब्लिक डोमेन में भारत के बारे में, जहां तक पीएचडी इन स्टेम जी है। 2019 में चीन के पास 40,000 डॉक्टरेट थे स्टेम में, अमेरिका के पास 26,000 थे, भारत के पास सिर्फ 700 थे, जिसमें से 70% ने अपनी भारत की नागरिकता त्याग दी और विदेशों में जाके सेटल हो गए। जब तक हमारे पास अपने डॉक्टरेट नहीं होंगे स्टेम के, क्योंकि यही एक फोकस पॉइंट होता है जो कि किसी भी देश की टेक्नोलॉजी डेवलप करता है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट करता है, तब तक हम दूसरे देशों पे डिपेंडेंट होंगे। हम आज बात करें F-35 की, Su-57 की, हमें तो बात करनी चाहिए थी आज से कई साल पहले कि हम एक शॉर्ट टाइम में क्यों नहीं अपने लड़ाकू विमान बना सकते हैं। क्या 10 साल, क्या 15 साल, क्या 20 साल का टाइम कम होता है? कब तक हम अपने पूर्वजों को हम दोषी जी ठहराते रहेंगे? जी मैं आपको एक एग्जांपल बिल्कुल देना चाहूंगा। बिल्कुल छोटे साहब, जाहिर तौर 2007 पर में जिस तरीके से भारत खुद भी 5वीं पीढ़ी के फाइटर जेट बना रहा है और लगातार रिपोर्ट्स ये दावा कर रही हैं कि आने वाले 2 से 3 साल में भारत खुद अपने फाइटर जेट्स बनाएगा। अब देखना दिलचस्प यहाँ पर यह रहेगा कि किस तरीके से भारत के द्वारा ये फाइटर जेट बनाए जाते हैं और अमेरिका के साथ जो डील ये हो रही है, इस डील का परिणाम क्या कुछ निकलकर सामने आता है, वो भी देखना दिलचस्प होगा। फिलहाल आप दोनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए और अपना कीमती वक्त इंडिया न्यूज को देने के लिए। खबरों में आगे बढ़ते हैं। बड़ी खबर है चैंपियंस ट्रॉफी से जुड़ी हुई, जहां पर चैंपियंस ट्रॉफी पर आतंकी खतरा इस वक्त मंडरा रहा है। चैंपियंस ट्रॉफी से पहले पाकिस्तान में युद्ध की आहट है। पाकिस्तान पर तालिबान जो है पलटवार कर सकता है। पाकिस्तान की एयर स्ट्राइक में 100 लोगों की मौत हुई और चैंपियंस ट्रॉफी की सुरक्षा व्यवस्था पर इस वक्त सवाल खड़े हो रहे हैं। इस बीच बड़ी खबर सामने आ रही है। चैंपियंस ट्रॉफी 2025 की तैयारियों के बीच पाकिस्तान और अफगानिस्तान युद्ध ने एक बार फिर से जोर पकड़ लिया है। पाकिस्तान में चैंपियंस ट्रॉफी 2025 का आगाज 19 फरवरी से होने वाला है और टूर्नामेंट का पहला मैच पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के बीच कराची नेशनल स्टेडियम में खेला जाएगा। ये 29 साल बाद ऐसा पहला आईसीसी इवेंट है जिसकी मेजबानी पाकिस्तान को मिली है। इससे पहले पाकिस्तान में आयोजित हुआ आखिरी आईसीसी टूर्नामेंट 1996 का वर्ल्ड कप था। खैर, इन दिनों चैंपियंस ट्रॉफी का रोमांच चरम पर है, लेकिन उससे पहले ही आतंकी पाकिस्तान अफगानिस्तान की जंग में जोर पकड़ लिया है। अफगानिस्तान पहली बार चैंपियंस ट्रॉफी में खेलने वाली है, लेकिन जिसके लिए वो 12 फरवरी को ही पाकिस्तान पहुंच गई थी टीम। और इस बीच 16 फरवरी की रात पाकिस्तान ने अफगानिस्तान पर बमबारी कर दी है और पाकिस्तान ने पक्तिका और बर्मल में आतंकवादी ठिकानों पर एयर स्ट्राइक की है। और पाकिस्तान ने इसके अलावा उत्तरी वजीरिस्तान स्थित शवाल क्षेत्र में भी आतंकी ठिकानों पर हमला किया और पाकिस्तान के द्वारा कार्रवाई यहीं नहीं रुकी, क्योंकि नरसंहार के लालपुर जिले में तालिबान के लड़ाकों की पाकिस्तानी सुरक्षा बलों के साथ झड़प का मामला भी सामने आया है। पाकिस्तान की ओर से वजीरिस्तान इलाके पर हमला हुआ, उसमें 100 आम नागरिकों की मौत की खबर सामने आई। चूंकि चैंपियंस ट्रॉफी का आयोजन अब चंद घंटों की दूरी पर ही है, तो ऐसे में पाकिस्तान अफगानिस्तान युद्ध को एक बार फिर से तूल मिलना चैंपियंस ट्रॉफी के लिए सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े कर रहा है। इस बीच हमारे सहयोगी अजय जांडियाल जुड़ गए, सीधे उनका रुख करेंगे अधिक जानकारियों के लिए। अजय, जिस तरीके से अब चैंपियंस ट्रॉफी पर खतरा मंडराने लगा है और अफगानिस्तान पाकिस्तान के बीच तनाव जो है वो चरम पर देखने को मिल रहा है, क्या चैंपियंस ट्रॉफी पर इसका प्रभाव पड़ता नजर आएगा? क्या चैंपियंस ट्रॉफी जो मैच चंद घंटों में शुरू होने वाली है वो अब पाकिस्तान में होते होते रह जाएगी?
देखिए, सबसे बड़ी बात है कि पाकिस्तान में जब चैंपियंस ट्रॉफी होने वाली है, इस चीज को लेकर शुरुआती दौर से ही जो है वो काफी जी कंट्रोवर्सी जो है वो बनती रही। जी अब अफगानिस्तान पे एयर स्ट्राइक करके जो है पाकिस्तान ने कहीं ना कहीं एक मुसीबत मोल ले ली है, क्योंकि अफगानिस्तान और टीटीपी का जो रिटेलिएशन होगा वो कब कहाँ कैसे होगा, ये जी एक आतंकी खतरा जो है वो मंडरा रहा है इस चैंपियन ट्रॉफी पे। जी और दुनिया भर से जो वहाँ लोग आएंगे, क्रिकेट प्रेमी आएंगे, और खासतौर पे टीम्स जो वहां पे जाने वाली है, वो कहीं ना कहीं संकट में अपने आप को या प्रेशर में अपने आप को देख सकती हैं, क्योंकि खबरों से वो भी रूबरू हो रहे होंगे। ऐसे में पाकिस्तान की तरफ से अफगानिस्तान के साथ पंगा लेना, एयर स्ट्राइक करना, और उसके साथ साथ तालिबान के जी ठिकानों पर हमले करना, क्योंकि तालिबान भी जब रिएक्ट करता है वो कैसे कब कहाँ करता है, और हो सकता है दुनिया को दिखाने के लिए तालिबान जो है वो इस तरह से मैचेस के वेन्यू को अगर टारगेट करना शुरू हो जाए तो यकीनन एक बहुत बड़ा इशू हो सकता है। और इसी चीज को लेकर आतंकी खतरा जो है इस चैंपियन ट्रॉफी पे मंडरा रहा है। जी अब इस पे पाकिस्तान कैसे पार पाएगा, कैसे सिक्योरिटी सुनिश्चित करेगा, जो वो सेना जो पहले ही पहले एक या 2 दिन के बाद